हाफ से ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और आज कवर करेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा नेक्स्ट क्लास में छूट गया था, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम। अगर आज टाइम मिला तो न्यूक्लियस कवर कर दूंगी, लेकिन मुश्किल है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा पोर्शन है, तो मैं चाहूंगी कि उसको थोड़ा बाद में ही कवर करें। तो आज हम लोग कितना लेक्चर कवर करेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। तो चलिए थोड़ा थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं हम लोग पिछले क्लास का, कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मेन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या कहता है कि जो इनसाइड साइटोप्लाज्म हो, इनसाइड साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है जो कोऑर्डिनेट मैनर में काम करता है, उसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये 4 ऑर्गेनल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। फिर हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है ल्यूमिनल पार्ट एंड एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, और जो ल्यूमिनल पार्ट होता है वो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं हम लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो उसमें रफ अपीयरेंस उसका इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच रहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच नहीं रहते हैं, वो स्मूथ अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है, तो वो प्रोटीन का सिक्रेशन करता है एंड उसका सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाते हैं, ठीक है। एंड ये मसल सेल्स में स्टोर करते हैं कैल्शियम आयन को भी। ये इतना याद है आप लोगों को। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाता है, रिफॉर्मेशन करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ये कब होता है, जब हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन में, इसका नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि जब हमारा सेल जो डिवाइड होने वाला रहता है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है, खत्म होकर के उसका सारा जो मटेरियल रहता है वो सेल में ऐसे फ्लोट करता है। उसके बाद जब रीफॉर्मेशन करना होता है तो उस वक्त हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही बनाता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है उससे डायरेक्ट कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। वो हेल्प करता है सब्सटेंसेस को मूव कराने में, चाहे वो लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, लिपोप्रोटीन हो सकता है। वो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी हेल्प करता है। बहुत सारे फॉर्म में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स के फॉर्म में मिलते हैं। गोल्गी एपरेटस क्या थे, वो न्यूक्लियस के जस्ट क्लोजली एसोसिएटेड में थे वो, और उसका काम क्या था, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा मटेरियल बना रहा था उसका पैकेजिंग करना, उसका प्रोसेसिंग करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, ये काम तो हमारा गोल्गी एपरेटस का। इसको पहली बार देखा था गैमेलियो गोल्गी जी ने, जिनका 1898 में उन्होंने देखा था, जिनके नाम पे ही इसका नाम है गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इसके 2 फेसेस रहते हैं, सिस फेस, ट्रांस फेस। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं एंड कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं। ट्रांस फेस को कॉन्केव फेस और मैचुरिंग फेस भी कहते हैं। इतना आप लोगों को कोई दिक्कत? और यही बनाता है हमारा लाइसोसोम। तो हमारा आगे वाला फंक्शन है लाइसोसोम। हमारा इसका फंक्शन क्या है, पैकेजिंग करता है मटेरियल का। 3 पी से आप लोग याद रखिएगा, एक पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये 2 पी है एंड एक टी, पीपीटी आप लोग सब कुछ जानते होंगे। जो हमारा स्पर्म का एक्रोसोम वाला पार्ट होता है वो बनाता है हमारा गोल्गी बॉडी से बना होता है। लाइसोसोम जो रहता है इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये सेल्फ ईटिंग ऑर्गेनल, एक ऑर्गेनल है जो खुद को भी खा सकता है। एक सुसाइडल बाग ऑफ द सेल इसको कहते हैं, ठीक है। और क्या था, एक सेकेंड कुछ तो मिस्टेक हो गया। ओके चलिए, वैक्यूल्स हम लोगों ने पढ़ाया कि मेनली प्लांट से मिलते हैं, सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, सैप्स, वाटर, मिनरल्स ये सब अब्जॉर्ब रहते हैं। इसमें इसका जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी कि ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक एक्टिव डिफ्यूजन है। ये इसमें एटीपी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग सब कोई जानते हैं कि इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हमारे सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका नंबर अब देखिए कि इसको हम लोग इजीली नहीं दे सकते। जैसे हमारा जो
गोल्जाई बॉडी था, उसको हम लोग इजीली देख सकते हैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, लेकिन इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं नॉर्मली। इसको पहले हम लोग को स्टेन करना होगा, इजीली विजिबल नहीं होता है अंडर माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग पहले स्टेन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका नंबर, शेप एंड साइज वैरी रहेगा, डिपेंड करेगा देखिए इसका जो साइज है वो एक सीशॉ शेप का रहता है, 100 से जैसे जूता जूता और सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, उस शेप का रहता है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या इसका नंबर, शेप, साइज सब सेम होगा? नहीं, ये वैरी करता है। वैरी कैसे करता है? जितना ज्यादा एक्टिव सेल रहेगा उसमें उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, उसमें उतना साइज उसका बड़ा मिलेगा, ठीक है। ये सेल टू सेल वैरी करता है। जैसे अगर हम बताएं कि हमारा जो आईलिड का मसल है, आईलिड के मसल में ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको हर मिनट ऐसे झपकना होता है, वो मूवमेंट में है। लेकिन ऐसा सेल्स हमारा जो उतना मूव ही नहीं कर पा रहा है, उतना मूव नहीं करता है, वो फिजियोलॉजिकली उतना एक्टिव सेल नहीं है, तो उसमें उसका नंबर भी कम होगा, उसका शेप भी छोटा होगा, उसका साइज भी छोटा होगा, ठीक है। तो इसका शेप क्या होता है? मैंने बताया उसका शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, कुछ ऐसा होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, एक्चुअली ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। एक्चुअली ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। एक्चुअली ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसके पास ये सेल्फ सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, अपने आरएनए है। ये किसी सेल के अंदर अगर प्रेजेंट है, मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका जो सेल का राइबोसोम होता है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही मिलेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमारा जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का मिलता है। और आपको मैंने पहले जब मैं प्रोकैरियोटिक बताई थी तो मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक का सेल जो था उसके अंदर भी राइबोसोम मिलता है। एक सिंगल ऑर्गेनल ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है, भले उसका कंपोनेंट अलग है, उसका डेंसिटी ग्रेडियंट अलग है, ठीक है। तो ये 70S इसमें भी मिलता और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिल रहा था, मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्रोकैरियोटिक सेल था, और ये मॉडिफाई होकर के बोला कि नहीं भाई हम क्लोज एसोसिएशन में रहेंगे एंड यूकैरियोटिक सेल के। ये सेल विद इन सेल है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल विद इन सेल कह सकते हैं क्या? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल विद इन सेल कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना में कोई दिक्कत? तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका साइज जो रहता है वो 1 से 4 माइक्रोमीटर का लंबा होता है, और 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है। एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है कि ये खुद सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अब पहले कर सकता था, लेकिन अब ये मॉडिफाई होकर के एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर में आ गया है, इसलिए ये अब नहीं, मतलब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, ठीक है। इसके पास खुद का डीएनए है, अपना डीएनए है, इसका खुद का राइबोसोम है, इसका 70S टाइप का, ठीक है। ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। इसका इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है डिवाइड करता है ल्यूमेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को 2 एक्वस कंपार्टमेंट में। एक ये कंपार्टमेंट हो गया, एक ये कंपार्टमेंट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया है ये अंदर वाला कंपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया, ये बाहर वाला कंपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया। इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने बताया कि क्या है, ये एक सेल विद इन सेल है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल था, ये इवॉल्व होकर के एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया और ये साथ में रहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होता है ऑर्गेनल्स के बीच में, ठीक है। ये मोर परमिएबल होता है, इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फॉर्म करता है इनफोल्डिंग, जिसको हम लोग सिस्टर्नी क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फॉर्म करता है नंबर ऑफ फोल्डिंग्स। जैसे देखिए जो ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये बहुत सारा इनफोल्डिंग किया है, ये बहुत सारा हमारा इनफोल्डिंग किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं।
मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जिसका आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू करता है लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल्स को। जो ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये देखिए यही हमारा, इसको इसी को अंदर को के पार्ट को हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये मोर परमिएबल होता है एज कंपेयर टू इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यू करता है, लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है एक ऑर्गेनल, वो उस ऑर्गेनल का। और जो हमारा, और वो जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारा वो मोर परमेबल होता है उसकी, कि उसमें पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। पोरेंस क्या होते हैं? एक पोर होते हैं जिससे हमारा कोई भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा सकता है। जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है वो उसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ इनफोल्डिंग होते हैं, जैसे बहुत सारा इस टाइप का फोल्डिंग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये फोल्डिंग क्यों होते हैं यहाँ पे? क्योंकि ताकि हम लोग सरफेस एरिया उसका इंक्रीज कर सके। जैसे देखो कि ये है धागा और एक ये धागा है, इतने ही जगह में, ये मान लो कि है कुछ एग्जाम्पल, मान लो कि ये 1 मीटर है, तो इसी 1 मीटर स्पेस में हम लोग कितना लंबा धागा को एडजस्ट कर लिए, तो इसी को कहते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया उसका। ठीक है, तो सरफेस एरिया, और इस हर एक ऐसा बना रहता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी। इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। और ये क्रिस्टी का जो मूवेबल फोल्ड होता है वो किस साइड होता है? वो टुवर्ड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, ये लेस परमिएबल होता है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। ये इजीली किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, इसमें ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे चेन होते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा एटीपी बनता है वो इसी से बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनता है। इफ नॉट इफ वन पार्टिकल रहते हैं इसमें, ईटीएस चेन रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रो एंजाइम भर भर के होते हैं इसमें। ठीक है, जिसका इनर कंपार्टमेंट होता है ना वो फिल्ड होता है होमोजेनस सब्सटेंस से, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्रिस्टी जो होता है वो प्रोजेक्टिंग होता है टुवर्ड्स द मैट्रिक, मतलब इनर साइड ऑफ द इनर सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया? ये जो दोनों मेम्ब्रेन होते हैं उनके अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग, ये जो हमारा सॉरी ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये कुछ हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये हमारा कुछ इनर मेम्ब्रेन, तो इसके बीच का दोनों, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो ये स्पेस है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, और ये प्रोड्यूस करता है एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एटीपी का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन होता है, उसमें 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। तो हर एक फॉस्फेट जो जब वो ब्रेक करता है तो बहुत सारा एनर्जी उसमें से निकलता है। उस एनर्जी से हम लोग जो भी रिएक्शन चाहते हैं वो परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो बहुत सारा एटीपी रिलीज करता है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। हमारे जैसे हम जो अपने बिहार में रहते हैं या फिर जहाँ रहते हैं, तो हम लोगों को पैसा चाहिए होता है, रुपीज चाहिए होता है, जिससे हम लोग उसको दे करके कुछ सामान ले सकते हैं, कोई अपना काम करवा सकते हैं। तो हमारा एनर्जी क्या है? हमारा एनर्जी वो कॉइन है, वो पैसा है। ठीक, हमारे सेल में अगर किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो बोलता है पहले एटीपी ला, फिर मैं करूंगा तुम्हारा काम। ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? देखो, एक मैट्रिक्स में वो सब चीज प्रेजेंट होगा जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट अ सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल के अंदर एक सेल है। ठीक है, तो इसके मैट्रिक्स में क्या होगा? वो सारा चीज होगा जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा। देखो पहले बना लेते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है,
ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल हो गया, सिंगल होता है ये और सर्कुलर होता है, लेकिन स्पाइरल होता है। ओके, इसमें कुछ आरएनए का मॉलिक्यूल भी रहेगा, कुछ आरएनए का मॉलिक्यूल रहेगा, कुछ राइबोसोम रहते हैं इसमें। अब देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें राइबोसोम जो रहते हैं ना वो 70S टाइप के रहते हैं। ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन और ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है। और ये एक सिंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये सरफेस, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है हमारा। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने का जरूरत क्यों है? सरफेस एरिया इंक्रीज करने का जरूरत इसलिए है ताकि उसमें हम उस जितना मेम्ब्रेन है उसके हर एक पार्ट को हम लोग यूज कर सकें एज अ उसमें एंजाइम्स के लिए, चेन के लिए। इसमें पूरा चेन बना होता है। जब आप लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि उससे कैसे एडीपी बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है, वो इसी मेम्ब्रेन पे बना होता है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। लेकिन जब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया ये किसी सेल के अंदर होगा ना, ये किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ये किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उस सेल का भी तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया अपना राइबोसोम होगा। तो उसका राइबोसोम जो होता है वो 80S टाइप होता है। क्यों? क्योंकि वो एक यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन ये एक हम लोग बोला जाता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल टाइप, ठीक है। आपको तो समझ में आया। और अदर कंपोनेंट भी होते हैं जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन सिंपल बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सिंपली बाइनरी फ्यूजन करके ये 2 माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी डेड होता है, ठीक है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया है तो इसको खाएगा कौन? इसका फाइगोसाइटोसिस कौन करेगा? तो वो करता है हमारा लाइसोसोम। और अगर ये डिवाइड हो गया तो ये तो 2 नया सेल में कन्वर्ट हो ही गया, ये सेल का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, ये दोनों सेल नया सेल बन गया, ठीक है। अब जो भी फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल रहता है ना उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के देखने मिलता है। जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होते हैं, जो हमारे ब्राउन मसल्स होते हैं उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब आते हैं कि फंक्शन क्या है, एटीपी का फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है एटीपी का? तो एटीपी फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो एटीपी प्रोडक्शन करता है, हेल्प इन हीट प्रोडक्शन में। इसके पास इतना एनर्जी रहता है ना, इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी कहीं से रिलीज भी तो हो रहा होगा एनर्जी, वो हीट के रूप में रिलीज होता है, इसलिए इसको ये हीट प्रोडक्शन भी करता है। हमारी बॉडी में जब हम बहुत सर्द एरिया में जाते हैं तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही है वो जो हमको प्रोटेक्ट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में, ठीक है। ये बीटा ऑक्सीडेशन करता है फैट का, जिससे एनर्जी निकलता है। ये लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, CO2 फॉर्मेशन, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये याद रखना है आपको कि लिंक रिएक्शन ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं हम लोग, ये माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन में देखिए फोल्डिंग देखने मिल रहा है। इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं इस फोल्डिंग को, तो याद रखना है। देखिए अंदर में ये राइबोसोम देखने के लिए मिल रहा है, राइबोसोम मिल रहा है। ये जो इन फोल्डिंग्स है उसको क्रिस्टी बोलते हैं। ये ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं, ग्रैन्यूल्स बहुत सारे ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये डीएनए मिल रहा है, एक सर्कुलर डीएनए, ये मैट्रिक्स है इसके अंदर में। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन दिखा रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, यही होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतना समझ में आया आपको? सबको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया? चलिए एक बार फिर से करते हैं, एक बार इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। एक बार इसको रिकॉल करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। ये इजीली विजिबल नहीं होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको पहले हम लोग को स्टेन करना पड़ता है तब हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। इसका नंबर, शेप, साइज सब वैरी करता है। फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल जो ज्यादा होगा उसको हम उसमें नंबर भी ज्यादा होगा, उसका शेप भी बड़ा होगा, उसका साइज भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल नहीं होगा, जो नॉर्मल सेल होगा, उतना काम नहीं कर रहा होगा,
उसमें ये कम देखने के लिए मिलते हैं। इसका शेप जो होता है वो सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसका साइज 1 माइक्रोमीटर से 1 to 4 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है। इसका अपना राइबोसोम है, इसका अपना डीएनए है, इसका अपना राइबोसोम 70S टाइप का है, इसका अपना डीएनए है। ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये एक सेल विद इन सेल है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का ही प्रिकर्सर है। ये इसमें 2 मेम्ब्रेन रहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन रहते हैं जो एक कंटिन्यूअस बाउंड्री बनाता है ऑर्गेनल्स का। जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें बहुत सारे इनफोल्डिंग देखने मिलते हैं। उस इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी बोलते हैं। जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस पर हम लोग उतने ही सारे एंजाइम्स को रख सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर कंपार्टमेंट जो होता है वो फिल्ड होता है होमोजेनस सब्सटेंस जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्रिस्टी इनसाइड द मैट्रिक्स प्रोजेक्ट रहता है। और ये इसका मेन काम क्या है? एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी क्या करता है? एटीपी एक एनर्जी करेंसी है सेल का। सेल में बिना एटीपी के कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी में बिना एटीपी के कुछ नहीं होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसको एटीपी कहते हैं हम लोग। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जो मैट्रिक्स होता है उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रहता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल रहता है, राइबोसोम 70S टाइप का रहता है। अदर कंपोनेंट जो होते हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो सब प्रेजेंट रहते हैं। डिवीजन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो सिंपली फ्यूजन से होता है। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये मैंने कवर कर दिया है। बाकी जो फंक्शन है वो एटीपी प्रोडक्शन है, हीट प्रोडक्शन करता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट करता है। और मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड CO2 फॉर्मेशन होता है। CO2 फॉर्मेशन जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब किसी भी फूड से, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज से इन द प्रेजेंस ऑफ O2P जब हम लोग CO2 एंड ATP बनाते हैं तो ये ATP तो हमारा काम क्या हो तो ये ATP तो हमारे काम का है। जब ग्लूकोज से हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हम लोग ATP प्लस CO2 निकालते हैं तो ये ATP तो हम लोग का काम में आ जाता है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हार्मफुल रहता है तो इसको रिलीज आउट कर दिया जाता है सेल से। तो CO2 फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्रेब्स साइकिल में हेल्प करता है और लिंक रिएक्शन में हेल्प करता है। इतना याद रखना है आप लोग को। ये मैंने बता दिया है, डायग्राम कवर कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं वो एनिमल सेल है। सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो ये है कि एब्सेंट इन एनिमल सेल। एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सम प्रोकैरियोट्स, सम प्रोटिस्ट, ठीक है। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स, ठीक है। यूग्लिनोइड जो होते हैं वो हमारे प्रोटिस्ट में आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ये इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ये बियर करता है स्पेसिफिक पिगमेंट बियर करता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसमें ये जो प्लास्टिड होता है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप का होता है, जिससे थोड़ा सा आप लोग को आसानी हो। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ये इसका इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये है इसका इनर मेम्ब्रेन। ये है इसका इनर मेम्ब्रेन। ये भी एक सेल विद इन सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर भी अपना डीएनए होगा, अपना 70S टाइप का राइबोसोम होगा, कुछ आरएनए होगा। ये भी एक सेमी ऑटोनोमस है, ठीक है। और इसका भी जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का होगा। इतना आप लोग को याद रखना। तो चलिए आते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या रहते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहता है, ठीक है। राइबोसोम रहता है 70S टाइप का, पढ़ लिया हम लोग। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, पढ़ लिया हम लोगों ने। ये एक सेमी ऑटोनोमस है, ये खुद जिंदा रह सकता है, सेल विद इन सेल। ये आप लोगों को समझ में आया। तो अब आते हैं, ज्यादातर कहा जाता है कि प्लास्टिक जो है वो खाना बनाने में, लेकिन नहीं, एक्चुअली वो खाना बनाने में नहीं, और भी उसका बहुत सारा, उसका 3 टाइप्स होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट,
एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो हमारा खाना फूड स्टोर करने के काम में आता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो हमारा कलर फॉर्मिंग है, ऐसा 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 लिविंग थिंग जिसमें जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, वो क्रोमोप्लास्ट का काम करता है। जैसे हमारे कलरफुल वेजीज हो गए, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो एक्चुअल फोटोसिंथेसिस में काम करता है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में हमने बताया कि क्या करता है, ये सबसे पहला ये कलरलेस प्लास्टिड है, और ये इसका फंक्शन क्या है, स्टोरिंग फूड, स्टोरिंग फूड। ठीक है, तो देखिए ये कलरलेस प्लास्टिड है, ये वैरी करता है शेप, साइज एंड स्टोर न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। जैसे ये भी 3 तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट है जो स्टोर करता है स्टार्च को, इलायोप्लास्ट है जो स्टोर करता है ऑयल को, एल्यूरोप्लास्ट है जो स्टोर करता है प्रोटीन को। ठीक है, ये याद रखना है, ये सिंपल सिंपल से चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जो रेड, ऑरेंज, येलो कलर देते हैं प्लांट सेल को। जैसे हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज जो हम लोग खाते हैं, तो उसका उसमें जो वो पिगमेंट है पहले तो वो ग्रीन रहता है, तो ग्रीन से फिर वो ऑरेंज में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट है जो उसके इस कलर को देने में सहायक है। ठीक है, जिसमें पिगमेंट होते हैं वो कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल और अदर जो फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को दिक्कत। और इस कलर जैसे फ्लावर, तो अगर हमारे फ्रूट्स को ये कलर दे रहा है तो फ्लावर को भी कलर तो यही दे रहा होगा, क्रोमोप्लास्ट ही दे रहा होगा, हमारे फ्लावर को भी यही दे रहा है कलर। ठीक है, फ्लावर को भी यही दे रहा है कलर। गिवन कलर टू दी फ्लावर टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। देखो, क्योंकि अगर देखो जो हमारा पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा पॉलिन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाते हैं, वो पॉलिनेटर्स होते हैं। वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक भी होते हैं एंड एबायोटिक भी होते हैं। तो जो बायोटिक होते हैं, जो लिविंग थिंग्स से करते हैं, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा हो गया, ये सब हो गया, तो ये अट्रैक्ट करते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं कलर, जो प्लांट में जो कलर रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स रहते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं वो कलर। इसीलिए पॉलिनेटर्स के ही लिए उसको कलर प्रोवाइड किया था। ऐसे प्लांट जब आप देखेंगे, ऐसे प्लांट जो विंड से या वाटर से पॉलिनेशन उसमें हो रहा होगा, उसमें कलर प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ये बहुत फैसिनेटिंग थिंग है कि उसमें कलर प्रेजेंट नहीं रहते हैं उस फ्लावर्स में। वो फ्लावर मेनली व्हाइटिश इन कलर रहेगा, बहुत डल कलर रहेगा, बहुत अट्रैक्टिव कलर नहीं रहेगा वो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग को मेन पढ़ना। क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो है एक ग्रीन प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड है। इसका मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग लाइट एनर्जी को, जो जरूरी है हम लोग का फोटोसिंथेसिस के लिए। ये तो आप लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि सनलाइट से ही हमारा प्लांट खाना बनाता है, सनलाइट से ही खाना बनाता है। तो कैसे बनाता है वो खाना, हम लोगों को ये अब पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखिए इसका जो शेप होता है वो लेंस शेप का होता है। लेंस शेप का होता है, आप जानते हैं कि लेंस कुछ इस टाइप का रहता है, लेंस शेप का रहता है, स्फेरिकल रहता है, रिबन शेप का भी रहता है, ओवल शेप का भी रहता है, डिस्कॉइड शेप का भी रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, कप शेप का भी होता है। लेंस जो होता है, लिखिए लो, कप शेप का भी होता है, कप शेप का भी होता है। लेंस जो होता है इसका 2 to 4 माइक्रोमीटर का होता है। इसका नंबर 1 होता है क्लेमाइडोमोनास में एंड 20 to 40 रहता है ग्रीन एल्गी में। इसका नंबर बहुत वैरी करता है। ठीक है, कि अगर क्लेमाइडोमोनास है तो उसमें अगर एक क्लेमाइडोमोनास है तो उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट रहेगा, लेकिन अगर ग्रीन एल्गी है तो उसमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट देखने मिल जाते हैं सिंगल सेल। तो नंबर इसका बहुत वैरी करता है। जो डबल मेम्ब्रेन, ये एक डबल मेम्ब्रेन माउंट है, ये ऑर्गेनल एक डबल मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनल है। आप लोग थोड़ा सा इस फिगर को देखिएगा, देखिए ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन 2 मेम्ब्रेन के बीच में भी एक स्पेस होता है जिसको हम लोग इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। चलो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, है ना।
डायग्राम बना, ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन, क्या है ये, आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन है। देखिए इसमें ना ऐसे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर कहता है, जिसको एक को हम लोग पता है थैलोकॉइड, थैलोकॉइड बोलते हैं। और ये थैलो जैसे एक सिक्का होता है ना, कॉइन, जैसे 5-5 का सिक्का या फिर एक एक का सिक्का ऐसे रखते जाइए, तो एक सिंगल सिक्का को हम लोग थैलोकॉइड बोल रहे हैं। और बहुत सारे सिक्का को अगर आप जमा करके कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखिएगा ना, तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है कुछ, तो इसको हम लोग पता है ग्राना बोलते हैं, इसको हम लोग ग्राना बोलते हैं। और एक ग्राना को दूसरे ग्राना से कनेक्ट करने वाले एक लैमेली को हम लोग ग्रैनल लैमेली कहते हैं, ग्रैनल लैमेली कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अपना होगा वो डीएनए होगा, इसके अंदर भी अपना राइबोसोम होगा, है ना, ये भी सेल सेल है ना, तो इसमें तो होगा ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना आप लोग को। ये होगा अपना राइबोसोम होगा इसका। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। इसी में हम लोग का फूड का सिंथेसिस होता है मेनली, इसको हम लोग कहते हैं। इसके अब ये जो हमारा थाइलोकॉइड है, सिंगल थाइलोकॉइड है, इसके अंदर का जो स्पेस है उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो एक सिंगल थाइलोकॉइड है, इसके ऊपर बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं, जो लाइट को कैप्चर करते हैं। यहाँ पे लाइट रिएक्शन चलता है, कहाँ चलता है, थैलोकॉइड के मेम्ब्रेन पे हमारा लाइट रिएक्शन चलता है। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आते हैं हम लोग इसका पार्ट वाइज पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एक बार स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये लैमेली है, ग्रैनल लैमेली, ये एक सिंगल थैलोकॉइड है, थैलोकॉइड का पाइल जब अरेंज हुआ है, ये थैलोकॉइड है, ये थैलोकॉइड का जब पाइल अरेंज होता है उसको ग्रैनम कहे हैं हम लोग। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये हमारा स्ट्रोमा हो गया, ये है। अब धीरे धीरे इन सारे स्ट्रक्चर को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रोमा, सबसे पहले स्ट्रोमा में क्या होते हैं, स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। पहले तो हमने बताया कि सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, उसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम रहते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल के प्रीकर्सर है। सर्टेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। अभी अपना खुद का लाइफ है तो उसके पास मशीनरी तो होना चाहिए ना, ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर सके। ठीक है, इसमें स्पेस जो होता है लिमिटेड रहता है। इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड स्ट्रोमा, हाँ इसको स्ट्रोमा कहते हैं इनसाइड को। हाँ, अकर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने बताया कि यहीं पे एक्चुअली स्ट्रोमा में हमारा फूड का सिंथेसिस होता है। डार्क रिएक्शन का ये आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आगे बढ़, नेक्स्ट क्लास में नहीं, आई मीन जब अगला चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, इसमें डार्क रिएक्शन होता है, तो वो क्यों होता है, ऐसे मैंने नॉर्मली बता दिया है कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है और जो हमारा थैलोकॉइड का मेम्ब्रेन है उस पर लाइट रिएक्शन चलता है, तो आप लोग को इतना याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थाइलोकॉइड पे कि थाइलोकॉइड क्या होता है। थाइलोकॉइड क्या होता है ये मैंने बताया कि एक क्या है, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टोमा में प्रेजेंट। ठीक है, उसका दो पार्ट है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट है, एक ये पार्ट है, ये है मेम्ब्रेनस पार्ट, ये है इसका मेम्ब्रेनस पार्ट, और एक इसका है ल्यूमेन वाला पार्ट, एक इसका ल्यूमेन वाला पार्ट। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया, जो ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को, और जो स्पेस इंक्लोज रहता है उसके अंदर उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमेन। और ल्यूमेन में हम लोग होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और इसी फोटोलिसिस ऑफ वाटर में आप लोगों को पता होगा कि वाटर जो होता है वो H2O होता है, और इसको हम लोग जब लोग तोड़ते हैं तो H+ आयन निकलता है एंड O2 निकलता है, तो ये हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, इसी से हमारा ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन जो बोलते हैं कि हम लोग प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो यही वाला ऑक्सीजन होता है जो वाटर को ब्रेक डाउन करके निकलता है।
तो ये आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैलेकोइड का आप लोग समझ गए। थैलेकोइड का दो पार्ट होता है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जो लाइट रिएक्शन में हेल्प करता है, एक ल्यूमेन वाला पार्ट होता है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराता है, ये भी। और जो स्ट्रोमा होता है वो उसमें हमारा डायरेक्ट रिएक्शन होता है, उसमें एक्चुअल फूड का सिंथेसिस होता है, एक्चुअल फूड का ग्लूकोज का सिंथेसिस उसी में होता है। अब आते हैं ग्राना। ग्राना क्या होता है? ग्राना इज नथिंग बट स्टॉक और पाइल ऑफ कॉइन्स ऑफ थैलेकोइड। थैलेकोइड, बहुत सारा थैलेकोइड एक पाइल में अरेंज होगा, इसी को हम लोग ग्राना कह देते हैं। स्ट्रोमा लैमेले क्या होता है? दो ग्राना को कनेक्ट करता है, दो ग्राना के थैलेकोइड को कनेक्ट करता है, एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? चलिए, आई होप कि आप लोगों को प्लास्टिक समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं राइबोसोम की तरफ, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है? इतना दिन से हम लोग देख रहे हैं राइबोसोम, राइबोसोम सिंपली स्ट्रक्चर है। सबसे पहला आप लोगों को क्या क्या पता है जो राइबोसोम होता है? ये एक ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, ठीक है। उसके बाद क्या पता है इसका? ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है 70S, एक होते हैं 80S। 70S जो रहते हैं मेनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, और 80S मेनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। इतना हम लोग को पता है। और ये राइबोसोम हर जगह मिलता है, प्रेजेंट इन ऑल सेल, प्रेजेंट इन ऑल सेल विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये इनफैक्ट ये हमारा वायरस में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग राइबोसोम के को देखते हैं। राइबोसोम जो है वो एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रैन्यूल्स के भांति प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया जाता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट टाइम इनको राइबोसोम को देखा गया था, जॉर्ज पैलेडे ने देखा था 1953 में, ओके। ये कंपोज्ड किससे बना होता है? किससे मिलके? ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। इतना आप लोग को याद रखना है कि इसका कंपोजिशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये किससे कंपोज होता है? ये कंपोज होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड से एंड प्रोटीन से। ये एक सेलुलर फैक्ट्री है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये हमारा राइबोसोम का दो सब यूनिट होता है, और उसके ऊपर ऐसे एमआरएनए, वो एमआरएनए को पढ़ता जाता है और अमाइनो एसिड को जोड़ता जाता है, अमाइनो एसिड को जोड़ता जाता है, और ये फाइनली हमारा एक प्रोटीन का चेन मिल जाता है, प्रोटीन का चेन मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए। ये एक स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, इससे छोटा तो कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं अभी तक पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक 70S टाइप के होते हैं और एक 80S टाइप के होते हैं। 70S टाइप के जो होते हैं वो मेनली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, 80S टाइप के जो होते हैं वो मेनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। दोनों के ही दो दो सब यूनिट हैं, चाहे वो 70S टाइप हो चाहे वो 80S टाइप हो, दोनों के दो सब यूनिट है। जो 70S टाइप का है उसका लार्जर सब यूनिट 50S का है एंड स्मॉलर सब यूनिट 30S का है। जो यूकैरियोट्स है उसका जो 80S प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, उसका भी टू सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट जो है वो 60S का है एंड जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S का है। इतना आई होप आप लोगों को समझ। यहाँ पे जो एस है ना वो एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, जिसको हम लोग सेवेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं। ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी ऑफ साइज का। जैसे देखिए, क्या आप लोग कुछ बच्चे सोचेंगे कि अरे यहाँ पे 60 और 40 मिल करके तो 100 हो रहा है, तो ये 80 का है बोल रहे हैं। हाँ बाबू, ये बहुत अजीब मैथ है, ये सिंपल आपको एल्जेब्रिक मैथ नहीं है। ये देखिए इनडायरेक्टली मेजर है, ये डेंसिटी और साइज के बेसिस पे इसको मेजर करके लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका ये दो सब यूनिट, ये देखिए ये इसका लार्जर सब यूनिट होता है, ये इसका लार्जर सब यूनिट है, ये इसका स्मॉल सब यूनिट है, ये इस पे ऐसे बाइंड कर जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग कहाँ पे थे कि हमारा जो राइबोसोम है ये इसका लार्जर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, और ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है, ये इसका लार्जर सब यूनिट है, ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है। ये एक दूसरे पे बाइंड कर जाता है, ऐसे करके बाइंड कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे
और ये यहाँ पे ऐसे ये mRNA आता है, mRNA आता है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे mRNA आता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं तो इसलिए, ठीक है। देखिए, तो हम लोग कहाँ पे थे, ये हमारा राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। ये ऐसे बाइंड कर जाता है। तो ये है हमारा राइबोसोम। तो चलिए आज यहीं तक एंड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे, सीलिया फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है। फिर हम लोग न्यूक्लियस पढ़ के हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग का लास्ट क्लास होगा। तो ठीक है, आप लोग बस एक क्लास और बाकी है, आप लोग का ये चैप्टर खत्म होने है। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, रिवीजन करते रहिएगा, बीच बीच में अपना डीपीपी सॉल्व कीजिए प्लीज। हमारा ऐप है प्रीप बिहार, इस पे आप लोगों को फ्री डीपीपी दिया जा रहा है, फ्री डीपीपी दिया जा रहा है। नोट्स, इस लेक्चर का नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं उसमें। तो प्लीज आप लोग अपना प्रीप प्लैडर ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसमें उसका फायदा उठाइए। प्रीप बिहार ना फिर से करना पड़ेगा, ये कटवा देंगे, बोल तो दिए हैं, बोल दिए हैं, प्रीप बिहार ही बोले थे। सच में यार प्रीप बिहार ही बोले थे, छोड़ो बोल दे फिर से। तो देखिए, अरे लिख रहे हैं बार बार मिट जा रहा है यार, देखो मिट जा रहा है बार बार। तो देखिए, ये हमने दिखाया था आपको कि ये छोटा सा हमारा राइबोसोम होता है, ठीक है। ये हमारा छोटा सा राइबोसोम, इसको जब हम लोग जूम आउट करके देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि, सॉरी, इसको जब हम लोग जूम इन करके देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा लार्जर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, और ये है हमारा स्मॉलर सब यूनिट, ये है हमारा स्मॉलर सब यूनिट, ये हमारा लार्जर सब यूनिट है, ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। ये लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट पे ऐसे बाइंड कर जाता है, और mRNA जो आता है ना उस पे ये दोनों ऐसे बाइंड कर जाता है, ठीक है। ये हमारा mRNA, और इसको पढ़ के हमारा ये अमाइनो एसिड को अटैच करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है ये, और अमाइनो एसिड को अटैच करता जाता है। अटैच करके ये क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या है, एक इलेबरेट नेटवर्क होता है फिलामेंटस एंड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर का। ये जो हमारा सेल है, ये जो हमारा सेल है, इसमें बहुत सारा ऐसे आपको नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा, और ऐसे महीन महीन फाइबर्स का बना होता है। ये हर सेल को, सेल के हर एक पार्ट को कनेक्ट करके रखता है। जैसे हमारे बोन में, हमारा बोन है हमारे शरीर में, वैसे ही सेल का साइटोस्केलेटन होता है। साइटो मतलब सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, स्केलेटन का मतलब क्या होता है, हड्डी, ठीक है। तो हमारा सेल का स्केलेटन है ये, ठीक है। ये एक इलेबरेट नेटवर्क होता है फिलामेंटस एंड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर का। ये फिलामेंट का होता है एंड प्रोटीन का बना होता है। एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में एंड प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा एडवांस है तो इसमें प्रेजेंट होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता। इसका फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्रोवाइड करता है मोटिलिटी को। इस सेल को अगर मूव करना रहेगा तो उसको मोटिलिटी में भी हेल्प करेगा। ये मेंटेन करता है शेप को, जैसे इस सेल के इस पार्ट को इस पार्ट से कनेक्ट करके रखता है, इस पार्ट को इस पार्ट से कनेक्ट करता है, तो सेल का एक सर्टेन शेप बना रहता है, ठीक है।
ये किससे मिलके बना होता है? ये माइक्रो फिलामेंट, माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलके बना होता है। आप लोगों को इतना याद रखना है, ठीक है? इतना समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए अब आगे है हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला। तो चलिए आज इतने ही तक हम लोग, आज हमारा क्लास हम लोग इतने ही तक का रखते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आइएगा, और नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। तो आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए, आप लोग इसका डीपीपी सॉल्व कीजिए, इसका नोट्स पढ़िए, आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन में रखिएगा, ठीक ना? ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा। हमारा ऐप है प्रीप बिहार, प्रीप बिहार ऐप है, इस पे आपको फ्री नोट्स मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं इस लेक्चर के, फ्री डीपीपी मिलते हैं आपको, ठीक है? फ्री डीपीपी मिलते हैं आपको, टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं आपको, टेस्ट मिल जाते हैं आपको, टेस्ट मिल जाते हैं आपको। तो आप अपना इस ऐप इंस्टॉल कीजिए और आप लोग इन सब चीज़ों का सुविधा उठाइए, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही।